हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पीओके में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन, लोगों ने भारत से मांगी मदद। जी हां, कहा पाकिस्तान से दिला दो हमको आजादी। बताएंगे पीओके अब पूरे तरीके से भारत के साथ जुड़ने को तैयार हो चुका है दोस्तों। तो वहीं बताएंगे चीन परस्त मुइजू की एक और करतूत निकल कर सामने आई। भारतीय डॉक्टरों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद मच गया हड़कंप। तो वहीं दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश, मेट्रो स्टेशनों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने ली इसकी जिम्मेदारी। तो वहीं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में थामा कमल का निशान, थोड़ी देर के लिए उतर गया उनका मुंह। क्या रही पूरी बात, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पीओके में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी, लोगों ने भारत से मांगी मदद। कहा पाकिस्तान से दिला दो आजादी भारत। जी हां, भारत में मिला दो हमें पीओके की जनता अब भारत के सामने जोड़ने लगी हाथ। पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग, पोस्टर लगा कर दी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाक सेना व सरकार से दुखी लोगों ने बगावत कर दी है। पीओके के लोग कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हमने आपको कल भी ये बड़ी खबर बताई थी, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान से अत्याचारों से आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं अब पीओके के लोग दूसरे दिन। यानी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान व्यवसाय और सामान्य जीवन ठप है। हिंसा भड़कने के बाद मीरपुर, आजाद, जम्मू एवं कश्मीर में बाजार, स्कूल और कार्यालय लगातार दूसरे दिन बंद रहे। बिगड़ते हालात को देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसाए। अब ऐसे में पाकिस्तान में उठी पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर भारत भी कहीं ना कहीं अब बैठे बैठे कड़ाई से नजरें गड़ाए बैठा है पीओके को लेकर। और अब ये देखना होगा कि कब वो समय आएगा जल्द से जल्द कि अपने आप ऐसे कंडीशंस बन जाएंगे कि पीओके अपने आप भारत में सम्मिलित हो जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, कितने दिन और बाकी है? तो वहीं आपको बता दें पीओके के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आ चुकी है सरकार। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहा मार्च, इंटरनेट पर लगाई जा चुकी है रोक। जी हाँ, इस पर पीओके के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको बता दें। पीओके के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसी के साथ किसी भी स्तर पर बात करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान सरकार से संबंधित मांगों को महासंघ के सामने उठाया जाएगा। पीएम ने कहा कि एएसी ने अपनी मांगों को लेकर लॉन्ग मार्च की घोषणा की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों में कुछ शरारती तत्व भी थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के बल का प्रयोग न किया जाए। पीएम ने आगे कहा कि लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता और प्रशासन ने धैर्य दिखाया। लेकिन आपको बता दें इसमें एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई है। तो वहीं कुछ पुलिस वालों के कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं और ये लोग पूरे तरीके से अब पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो चुके हैं। और बवाल ऐसा मचा हुआ है दोस्तों कि इंटरनेट तक पर रोक लगा दी गई और ये मार्च लगातार मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, चीन परस्त मुइजू की एक और करतूत आई सामने। भारतीय डॉक्टरों को भी निकालना चाहते थे, ये देश से बाहर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बता दें चीन परस्त मोहम्मद मुइजू की एक और चाल सामने आई है। इस चाल को मालदीव की मीडिया ने ही उजागर किया है। अधाधु की रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू भारतीय सैनिकों के साथ भारत के सैन्य डॉक्टरों को भी मालदीव से बाहर करना चाहते थे, लेकिन मालदीव की सेना के विरोध के बाद उन्हें यह कदम वापस लेना पड़ा। मुइजू के इस कुटिल इरादे का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सैनिक मालदीव से वापस जा चुके हैं। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर 10 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अधाधु ने मालदीव सरकार के हवाले से कहा कि मालदीव की सेना में भारतीय डॉक्टरों को छोड़कर सभी भारतीय सैनिक वापस चले गए हैं। सरकार ने बताया कि कुल 76 भारतीय सैनिक वापस गए हैं। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि अलग अलग 6 स्थानों पर तैनात 76 भारतीय सैनिक पिछले 3 महीने में देश को छोड़ चुके हैं। बताया गया है कि मालदीव में हेलीकॉप्टर और डोनियर विमानों के संचालन के लिए 76 भारतीय सैन्य अधिकारी मालदीव में तैनात थे। इनमें 26 सैनिक अड्डू के गण आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर इतना ही नहीं, भारत से उलझना वाकई में मालदीव को बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। मालदीव के पास डोनियर प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट है ही नहीं। जी हां, दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के कहने पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों के मालदीव छोड़ने के बाद वहां की सेना को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मोमून ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना के पास अभी भी भारत द्वारा दान दिए गए 3 विमानों को चलाने के लिए सक्षम पायलट है ही नहीं।
घासन ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मालदीव सेना भारत द्वारा दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान नहीं उड़ा पा रहे हैं। ऐसे में जो कहावत है घर जले तो जले पर नवा भी ना घटे, सेम चीज फॉलो कर रहा है मालदीव। पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश, मेट्रो स्टेशनों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने ली इसकी जिम्मेदारी। बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच अलगाववादी समर्थकों ने एक बार फिर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की है। रविवार दोपहर दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिख दिए गए। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन की दीवार पर नारे लिखे हुए थे। छानबीन और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नारों को मिटा दिया गया। मेट्रो पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच घटना के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर नारे लिखवाए जाने की जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर देश के खिलाफ जहर उगला। बता दें कि इससे पहले भी पन्नू इसी तरह की हरकत कर मेट्रो स्टेशन के अलावा कई महत्वपूर्ण इमारतों की दीवारों पर इस तरह के नारे लिखवा चुका है। लेकिन ये चीजें अमेरिका और कनाडा को दिखाई नहीं दे रही है जो क्लियर पन्नू उनके देश में रह करके ये क्लियर गारंटी ले रहा है, पूरा जिम्मेदारी ले रहा है कि ये हरकत उसने करवाया है। ऐसे में अब अमेरिका और कनाडा का मुंह नहीं खुलेगा इस मुद्दे पर। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, तो वहीं बता दें। इतना ही नहीं, कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या केस में चौथे आरोपी को किया है गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने शनिवार यानी 11 मई को एक और गिरफ्तारी की है। कनाडा ने बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम अमरदीप सिंह है जो 22 साल का है और वो भारतीय है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT ने कहा कि 22 वर्षीय अमरदीप सिंह पहले से ही हथियारों से जुड़े एक मामले में पील रीजनल पुलिस की हिरासत में थे और इससे हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के केस में 11 मई को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं बता दें, INS शक्ति और INS दिल्ली पहुंचे कोटा किनाबालू। मलेशिया के साथ साथ भारतीय दूतावास ने किया स्वागत। बताते भारतीय नौसेना के 2 जहाज रविवार को परिचालन तैनाती के लिए मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंचे हैं। रॉयल मलेशियाई नौसेना और मलेशिया में भारतीय उच्चायोग ने जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि पूर्वी बेड़े के फ्लैग कमान अधिकारी रियर एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना द्वारा जारी बयान के अनुसार पोर्ट कॉल के दौरान भारतीय और मलेशियाई नौसेनाओं के जवान पेशेवर बातचीत की एक विस्तृत श्रृंखला SMEE सत्र, योग, खेल कार्यक्रम और क्रॉस डेक यात्राओं में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा आपसी सहयोग और समझ को और मजबूत करना है। बंदरगाह की यात्रा के बाद भारतीय नौसेना के जहाज रॉयल मलेशियाई नौसेना के जहाजों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता की डिग्री को बढ़ाना है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार अगले सप्ताह करेंगे चीन की यात्रा। जी हां, पाकिस्तान के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री इशाक डार 13 मई को चीन की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वो शीर्ष चीनी नेताओं के साथ भेंट वार्ता करेंगे तथा अरबों डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के उन्नयन समेत द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस मंत्रालय के भी प्रभारी डार अपने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ 5वीं पाकिस्तान चीन विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों ही पक्ष आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग, उच्च स्तरीय यात्राओं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एवं भावी कनेक्टिविटी पहलों समेत पाकिस्तान चीन द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा करेंगे। तो वहीं बता दें, मणिशंकर के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा हम परमाणु बम से डरने वाले नहीं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मत मांगो। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आपको परमाणु बम से डरना है तो डरिए, हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है और हम इसको लेकर रहेंगे। अमित शाह मणिशंकर अय्यर के एक बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें कांग्रेसी नेता ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत के पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने खुद को अय्यर की इस टिप्पणी से अलग कर लिया था। मणिशंकर अय्यर के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता
फारूक अब्दुल्ला ने भी हाल ही में पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के बारे में बात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीओके का भारत में विलय होगा वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान चुपचाप नहीं देखेगा। अब ऐसे में अमित शाह जी ने कहा कि कौशाम्बी का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने को तैयार है। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने अनुच्छेद को खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि दोनों युवराज अखिलेश यादव और राहुल बाबा कहते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस मुद्दे को लटकाए रखा, लेकिन पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, जयशंकर जी का पीओके को लेकर ये बयान कि हम पीओके वापस लेंगे, लेकर ही रहेंगे, जिसके बाद ये बयान सुनकर पाकिस्तानी बौखलाए और कहा कि हमारी मदद चीन करेगा। जी हाँ, शुक्रवार को पीओके में हुए बवाल के बाद पाकिस्तान में आज भारत के विदेश मंत्री के बयान पर खूब चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि भारत की सभी पार्टियों का प्रण है कि पीओके हमारा है और ये नेशनल कमिटमेंट है, हम पीओके फिर से लेकर रहेंगे। जयशंकर जी के इस बयान पर अब पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी अब चीन की दुहाई देना शुरू कर चुके हैं। हाल के दिनों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान में सुर्खियों में था। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भारत के अंदर यदि कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। वैसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बोलते हुए पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि इस मुद्दे पर चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन ही ऐसा देश है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि पाकिस्तान में स्कूलों में बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान में स्थिर सरकार का ना होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है। अब ऐसे में इन पाकिस्तानियों का आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, जो कह रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर चीन उनकी मदद करेगा भारत से कश्मीर को बचाने के लिए। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते करारा जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, रशिया ने भारत से क्यों खरीदे $4 अरब के हथियार, अमेरिका को लग सकती है तगड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ, कई दशकों से रूस भारत को हथियार की सप्लाई कर रहा है। रशिया ने ही भारत को मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद भी रशिया से लगातार हथियार खरीद रहा है। इस दौरान रशिया ने भारत को S-400 समेत कई मिसाइलें और अन्य सैन्य साजो सामान दिए थे। इसी कड़ी में अब रशिया ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर के कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी वजह से वे रशिया का पैसा वोस्त्रो खातों में फंस गया है। रशिया ने अब इसी पैसे से भारत से हथियार खरीदे हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया है। रूसी निर्यातकों के अक्टूबर तक $8 अरब वोस्त्रो खातों में फंस गए थे। ये अकाउंट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था। तो वहीं आपको बता दें, बम की धमकी से फिर दिल्ली IGI एयरपोर्ट और 10 अस्पतालों में कई घंटों तक दहशत का माहौल। जी हां, देश की राजधानी एक बार फिर बम की धमकी से दहल उठी है। नई दिल्ली के बेहद व्यस्त रहने वाले IGI एयरपोर्ट और 10 अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में एयरपोर्ट और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले की जानकारी होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाए, हर जगह तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी जगह से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। संबंधित विभाग मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने रविवार को बताया कि शहर के 2 अस्पतालों और IGI हवाई अड्डे को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। DFS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बम की ये धमकियां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल और बाहरी दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल को मिली। वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, ईरान ने बड़ी धमकी दी, कहा इजराइल ने हमला किया तो करेंगे परमाणु बम का इस्तेमाल। जी हाँ, देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो बदल देंगे सैन्य सिद्धांत। दरअसल युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इजराइल को परमाणु बम की चेतावनी दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके अस्तित्व को खतरा होता है तो उसके पास परमाणु बम बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, चाहे इसके लिए सैन्य सिद्धांत को बदलना पड़े। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने यह चेतावनी उस समय दी जब इजराइल की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। खराजी ने कहा कि परमाणु बम बनाने का हमारा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा होता है तो हमारे सैन्य सिद्धांत को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो वहीं बता दें, पीओके के बाद अब ग्वादर में बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन, बलूचों की बेटी ने किया जंग का ऐलान। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इन दिनों पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को लोग खदेड़ कर मार रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, आपको बता
दें, इस बीच बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ गई है। बलूच नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेहरंग बलूच ने ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़बंदी के खिलाफ विरोध करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह कदम बलूच समुदाय को खदेड़ने के लिए मजबूर करने की रणनीति है ताकि ग्वादर की जमीन को चीन को सौंपी जा सके। तो वहीं बता दें, फिलीपींस के बाद क्या ये 2 मुस्लिम देश खरीदेंगे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल? आखिर क्यों है इनके लिए ये सबसे बेस्ट हथियार? दरअसल फिलीपींस के भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के बाद अब दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी धमक बढ़ने वाली है। चीन के साथ विवाद में उलझे इस क्षेत्र में ब्रह्मोस पसंदीदा हथियार के तौर पर उभर रही है। खास तौर पर रूसी मूल के फाइटर जेट उड़ाने वाले देशों के लिए ये एक बढ़िया विकल्प बनकर सामने आई है। यही वजह है कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी ब्रह्मोस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भारत और रशिया के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदियों से लिया गया है। शुरुआत में इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मूल रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन 2023 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर फिट की गई 450 किलोमीटर की रेंज वाली विस्तारित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो वहीं बता दें, जहाज से मलबा हटाने के लिए विस्फोट करने की बड़ी तैयारी। मार्च से फंसे हैं 20 भारतीय क्रूज सदस्य। जी हां, बाल्टीमोर ब्रिज हादसे को हुए करीब 2 महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक जहाज नदी में ही फंसा हुआ है। दरअसल जहाज डाली पर पुल का मलबा पड़ा हुआ है, जिसे अभी तक हटाया नहीं जा सका है। अब जहाज से मलबा हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट कराने की तैयारी है। जहाज से मलबा हटाने में जुटी टीम ने मलबे में नियंत्रित तरीके से विस्फोट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जहाज पर पड़े मलबे में छोटे छोटे विस्फोट लगाकर मलबे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, जिसके बाद मलबे को हटाना आसान होगा। उल्लेखनीय है कि 26 मार्च को बाल्टीमोर का 2 किलोमीटर 600 मीटर लंबा फ्रांसिस स्कॉट पुल एक शिपिंग जहाज डाली से टकराकर तबाह हो गया था। डाली जहाज पर मौजूद क्रू में 20 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल है। हादसे के बाद से ही क्रू के सभी सदस्य जहाज पर ही फंसे हुए हैं और जहाज के जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि मलबे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए नियंत्रित विस्फोट की प्रक्रिया कब की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, न्यूयॉर्क में आपातकालीन सेवाओं के लिए पूरे साल खुला रहेगा भारतीय दूतावास। जी हाँ, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने घोषणा किया है कि आपात स्थिति के मामले में लोगों की भारत यात्रा में मदद और सुविधा प्रदान करने के लिए वो सभी छुट्टियों सहित पूरे वर्ष खुला रहेगा। वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये आम जनता की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शनिवार को, रविवार को सहित अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी JF-17 थंडर को मिला एक और नया खरीदार। कौन से देश ने दिया 12 विमान का ऑर्डर? बता दें, पाकिस्तान के JF-17 को एक नया खरीदार मिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इराकी वायुसेना ने 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd लड़ाकू जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। एक बार सौदा पूरा होने पर इराक JF-17 का 4था या 5वां खरीदार होगा। पाकिस्तान को इस डील में चीन से भी भारी मदद मिली है। चीन की सलाह पर ही इराक ने इस सौदे को हरी झंडी दी है। ये खबर पाकिस्तान के जिम्बाब्वे को 12 MFI-17 सुपर मुशाक ट्रेनर विमान की आपूर्ति के लिए करोड़ों डॉलर का सौदा हासिल करने के ठीक बाद आया है। तो वहीं बता दें, अमेरिका में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र आए मैदान में। जी हाँ, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से लेकर कैलिफोर्निया तक स्थित कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों द्वारा फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जाने की छिटपुट घटनाएं सामने आई। वहीं वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में गवर्नर ग्लेन यंगकिन के संबोधन के दौरान सैकड़ों स्नातक छात्र बाहर चले गए। अमेरिका के WRIC टीवी चैनल के मुताबिक रिपब्लिकन गवर्नर के भाषण के दौरान अनुमानित 100 छात्र उठकर बाहर चले गए। उनमें से कुछ छात्रों और उनके परिजनों ने फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो कुछ ने यंगकिन की शिक्षा नीतियों की आलोचना की। तो वहीं बता दें, भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत, 15 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ा दी। जी हाँ, भारत ने मालदीव को बड़ी राहत देते हुए 15 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ा दी है। भारत का दौरा करके मालदीव लौटे वहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने यह जानकारी दी। मूसा जमीर ने यह भी बताया कि मालदीव में भारत के समर्थन में चल रही परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण तेजी आई है। जमीर 8 से 10 मई को भारत दौरा करके मालदीव लौटे हैं। तो वहीं बता दें, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में थामा कमल का निशान, थोड़ी देर के लिए उतर गया मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान भट्टाचार्य मोड़ से लेकर गांधी मैदान के उद्योग भवन तक लोगों ने प्रधानमंत्री
का उत्साह के साथ स्वागत किया। पीएम के लिए शंख बजे, आरती उतारी गई, उसके बाद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी के साथ रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। जब रोड शो का काफिला चलने लगा तब पीएम मोदी के दाहिनी ओर रविशंकर प्रसाद हाथ में कमल निशान लेकर खड़े दिखाई दिए। अचानक एक कमल का निशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में भी दिखने लगा। नीतीश कुमार ने कमल के फूल को दिखाते हुए लोगों का अभिवादन किया। नीतीश अपने हाथों में कमल का निशान थामकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे कि उन्हें आभास हुआ कि उनके हाथ में तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद नीतीश कुमार कुछ देर के लिए अपने हाथों को नीचे कर लिया। उन्होंने जिस हाथ में कमल थामा था उसे नीचे किया और दूसरा हाथ हिलाने लगे। उसके बाद उन्होंने कई बार ध्यान से उस निशान को देखा। उनके चेहरे का भाव बदलने लगा। वे बार बार उन कैमरों को देख रहे थे जो कैमरे उनके चेहरे को कैद कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को बहुत असहज फील कर रहे हैं। उसके बाद अगले ही कुछ समय में उन्होंने अपने हाथों से कमल का निशान हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में अमित शाह जी ने रेवंत रेड्डी को बड़ी चेतावनी दी। कहा आपने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के मामले में बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार चेवेल्ला लोकसभा क्षेत्र रैली के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विकाराबाद में चेवेल्ला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। तो वहीं आपको बता दें, 9 राज्य 96 सीटें और 1700 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के राउंड 4 में किसकी चमकेगी किस्मत, बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। आज वोट डाले जा रहे हैं। 13 मई को जनता करीब 1700 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिन राज्यों में वोट डाले जाएंगे वे है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जी हां, लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। खास करके बिहार में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज किन की किस्मत लॉक करती है जनता। तो वहीं आपको बता दें, चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पलामू में बड़ा हादसा, विस्फोट में 3 नाबालिग समेत 4 की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, झारखंड में लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पलामू में विस्फोट में 3 नाबालिग समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने कहा कि यह विस्फोट मनातू थाना क्षेत्र में एक स्क्रैप डीलर के यहाँ हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रांची से करीब 190 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ। तो वहीं बता दें, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की अपील। कहा अगर मुझे जेल जाने से बचाना है तो झाड़ू का बटन दबाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मोदी नगर इलाके में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, लोगों से अपील किया कि अगर उन्हें तिहाड़ जेल जाने से बचाना है तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देना है। लेकिन रियलिटी क्या होगा दोस्तों, अब केजरीवाल जिस प्रकार से इस मामले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं बेईमानी के मामले में, क्या जनता केजरीवाल को सबक सिखाएगी अपने वोट के माध्यम से या नहीं? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताएगा जरूर। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।